एपिसोड 41 तलवार का सार। बिपिन को अंधेरे जंगल में प्रवेश किए 6 दिन हो चुके थे। पिछले 5 दिनों में अंधेरे जंगल में अपनी खोज के दौरान वह दर्जनों लड़ाइयों से गुजर चुका था, जिनमें से कुछ बेहद खतरनाक थीं, खासकर जब गहन परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र में आत्मिक जानवरों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी। असाधारण परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र। 5 दिन पहले की तुलना में उसकी तलवारबाजी बहुत तेज दिखाई दे रही थी और उसे लड़ने का कहीं अधिक अनुभव प्राप्त हुआ था। ग्लेडिएटर एरेना में एक लड़ाई को छोड़कर बिपिन स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में प्रशिक्षण लेते हुए बड़े हुए थे। इससे पहले उन्हें किसी के साथ लड़ाई का कोई पिछला अनुभव नहीं था, लेकिन अब अनुभव में उनकी पिछली कमी की भरपाई की जा रही थी। एक ठंडी तलवार की परछाई ने बहुत ही पेचीदा कोण से सीधे गोल्डन गिब्बन की ओर वार किया, जो 2 मीटर से अधिक लंबा था, हरे काले तराजू में ढका हुआ था और अपनी विशाल भुजाओं का उपयोग करके छाया की ओर झपटा था, जो अपनी जबरदस्त ताकत के लिए कुख्यात थे। जिस क्षण तलवार की परछाई टूटी और बिखरी, तलवार की अन्य 3 बत्तियां लगभग एक साथ चमक उठीं। क्षणभंगुर और टिमटिमाती चमकदार तलवार की धार गोल्डन गिब्बन की आंखों से ओझल हो गई और एक अद्भुत भेदी शक्ति के साथ सीधे उसके गले में छेद कर गई। गड़गड़ाहट के साथ उसका खून निकलता रहा और उसका विशाल शरीर तुरंत नीचे गिर गया। बहुत बढ़िया। ये गहरे परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र का 7वां आध्यात्मिक जानवर है, जिसे आपने पिछले कुछ दिनों में मार डाला है। सिमाबू ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति को असाधारण रूपांतरकारी समुद्री क्षेत्र तक पहुंचने से पहले अभी भी कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन आपकी तलवारबाजी कई दिनों की लड़ाई के बाद और अधिक परिष्कृत हो गया है। बिपिन ने बिना किसी गर्व की भावना के अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। मैं अभी भी पर्याप्त लड़ाई के अनुभव से दूर हूँ। तलवारबाजी में अपनी महारत के आधार पर मैं अब गहरे परिवर्तनकारी समुद्र में कुछ अनुभवहीन आध्यात्मिक जानवरों से छुटकारा पा सकता हूँ। हालांकि जब मेरा सामना शक्तिशाली आत्मा वाले जानवरों से होता है तो मुझे तुरंत भागना पड़ता है, क्योंकि मैं अभी भी अपनी ताकत का पूरा उपयोग करने में असमर्थ हूँ। काश मैं युद्ध में अधिक अनुभवी होता और तलवार चलाने में अधिक निपुण होता। बिपिन ने अपने हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, बहुत ऊंचा लक्ष्य मत बनाओ। आखिरकार तुम असाधारण परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र में भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारे पास पहले से ही ऐसी अद्भुत युद्ध शक्ति है, सिमाबू ने कहा। फिर उसने अचानक जोड़ा, इन दिनों मैंने देखा है कि तुम तलवार चलाने में अत्यधिक प्रतिभाशाली हो और मेरे पास है कुछ ऐसा जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। मैं इसे वेगदेवी की खातिर आपको दे रहा हूँ। सिमाबू ने तुरंत अपना दाहिना हाथ ऊपर की ओर घुमाया और पीले तार से बंधी एक किताब खोली। क्या? बिपिन ने थोड़ा आश्चर्य से कहा। फिर उसने सोने की अंगूठी को देखा जो हमेशा सिमाबू के दाहिने हाथ की अनामिका में रहती थी। क्या वह एक अंतरस्थानिक अंगूठी है? उसने संदेह से पूछा। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इंटरस्पेशियल रिंग में चीजों को रखने के लिए एक अलग जगह होती है। उसके हाथ में और कुछ नहीं था, लेकिन हाथ पलटते ही किताब कैसे दिखाई दी। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह एक इंटरस्पेशियल रिंग रहा होगा। आप सही कह रहे हैं कि यह एक इंटरस्पेशियल रिंग है, सिमाबू ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे गोल्ड ड्रैगन पैलेस द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे गोल्ड ड्रैगन रिंग कहा जाता है, और यह गोल्ड ड्रैगन गार्ड का प्रतीक है। यदि आप इसमें रुचि रखते हैं और किसी भी मौके से वहां जा सकते हैं, गोल्ड ड्रैगन गार्ड बनने का कार्य पूरा करने के बाद ही आपको गोल्ड ड्रैगन पैलेस द्वारा एक गोल्ड ड्रैगन रिंग दी जाती है। वास्तव में? बिपिन उत्तेजित हो गया। वैसे भी मुझे ये पुस्तक संयोग से प्राप्त हुई।
सबसे पहले आपको इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि तलवार सिद्धांतों के इस विशेषज्ञ ने जो सीखा था उससे आप लाभ उठा सकते हैं। वैसे वह शून्य क्षेत्र में एक सर्वोच्च विशेषज्ञ हैं। सिमा बू ने कहा, किसी विशेषज्ञ से तलवार सिद्धांतों की जानकारी और एक सर्वोच्च विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया। बिपिन ने गंभीर दृष्टि से पूछा, आत्मा पथ की 7 श्रेणियां, पारगमन सागर क्षेत्र, प्राइमर्डियल गोल्ड कोर क्षेत्र और यांग शून्य क्षेत्र। इनमें से प्राइमर्डियल गोल्ड कोर क्षेत्र पहले से ही सबसे मजबूत यांग शून्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और एक सर्वोच्च विशेषज्ञ भी दुर्लभ था। संपूर्ण देवभूति राजवंश। क्या ये तलवार सिद्धांत की अंतर्दृष्टि ऐसे सर्वोच्च विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई थी? बिपिन ने तुरंत किताब ली और उसे ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें सर्वोच्च विशेषज्ञ के नाम का उल्लेख नहीं था, लेकिन इसमें तलवार सिद्धांत में उनकी अंतर्दृष्टि के साथ साथ तलवारबाजी से संबंधित उनके विचारों के बारे में बताया गया था। तलवार सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, तलवार कला जो केवल तलवार चलाने का रूप है और तलवार सार जो वास्तविक तलवार कौशल के लिए आवश्यक है। दोनों के संयोजन से आपको तलवार सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलेगी। वास्तव में उस पुस्तक में क्रमशः तलवार सिद्धांत का परिचय दिया गया, जिसकी शुरुआत तलवार कला अध्याय से हुई और फिर दूसरे अध्याय तलवार सार तक आगे बढ़ी। बिपिन ने सबसे पहले तलवार कला अध्याय को आत्मसात किया। यदि एक तलवारबाज परिष्कृत लेकिन औपचारिक और कठोर तलवार कला पर निर्भर करता है, तो उसके लिए सामान्य और औसत तलवार कला के बीच कोई अंतर नहीं होता है। जबकि एक विशेषज्ञ अपने प्रतिद्वंद्वियों से आसानी से आगे निकल सकता है, भले ही वे उससे हजारों गुना अधिक मजबूत हों, जब तक कि वह अधिक कुशल हो अपनी तलवार कला का उपयोग करना और भले ही उसकी तलवार कला निम्न श्रेणी की हो। तलवार कला अध्याय के पन्ने उंगलियों पर गिने जा सकते हैं और उन्होंने केवल तलवार सिद्धांत के सामान्य ज्ञान के बारे में बात की थी। लेकिन किताब को अलग बनाने वाली बात ये थी कि इसके निर्माता ब्रह्मांड में सभी तलवार कलाओं से घृणा करते थे। यह विश्वास की तलवार कला तलवार सिद्धांत के लिए महत्वहीन थी। यह वरिष्ठ तलवार कला के प्रति पक्षपाती प्रतीत होता है। बेशक मैं विभिन्न तलवार कलाओं पर उनके विचारों से सहमत हूँ, लेकिन उनके विचारों से नहीं कि तलवार कला का एक योद्धा के लिए कोई मतलब नहीं है और इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। बिपिन ने सोचा, उनका प्रशिक्षण कम उम्र में ही तलवार कला से शुरू हो गया था और उनका मानना था कि यह एक योद्धा के लिए बहुत मददगार है। आखिरकार यह स्वॉर्ड आर्ट्स ही था जिसने स्वॉर्ड मार्क्वेस टोकन लड़ाई में मेघना और माधव को हराया था, और ये तलवार कला ही थी जिसने उसे अंधेरे जंगल में असाधारण परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र के आत्मा जानवरों से लड़ने में मदद की, यहाँ तक कि अंत में उन जानवरों को मारना भी संभव बना दिया। तलवार कला के बिना वह अपने अनूठे स्वर्गीय सृजन कौशल के आधार पर गहरे परिवर्तनशील समुद्री क्षेत्र के शिखर पर केवल आध्यात्मिक जानवरों के लिए एक मैच होता। फिर भी यह अनिश्चित है कि कौन जीता होगा। गुप्त रूप से अपना सिर हिलाते हुए बिपिन ने तलवार कला अध्याय के बजाय तलवार सार अध्याय की ओर अपनी आंखें घुमाईं। तलवार सार को भी 2 खंडों में विभाजित किया गया था। एक में तलवार सिद्धांत का उपयोग किसी की तलवार कौशल को बढ़ाने और बढ़ाने के लिए किया जाता था। मजबूत तलवार कौशल का अर्थ है मजबूत तलवार सार। दूसरे खंड में तलवार सार का उपयोग समझ के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी के सार को आकार देने के लिए किया गया था। ब्रह्मांड में कई सार हैं जिनमें विशाल पृथ्वी, प्रचंड लपटें और हमारे जीवन में हर जगह हवा शामिल हैं। वे सभी ब्रह्मांड और प्रकृति की ताकत का हिस्सा हैं। इन तत्वों को किसी के तलवार सार का उपयोग करके आकार दिया जा सकता है और समझ के माध्यम से किसी की तलवार कौशल को बहुत तेज किया जा सकता है।
पर्याप्त उच्च स्तर की उसकी तलवार से कोई भी चाल प्रथम श्रेणी की तलवार कला और यहाँ तक कि पौराणिक तलवार कला दोनों को पार कर सकती है। तलवार का सार कई प्रकार का होता है, जैसे आंधी का तलवार का सार, उग्र अग्नि का तलवार का सार, पृथ्वी का तलवार का सार और पानी की बूंद का तलवार का सार। तलवार सार अध्याय की सामग्री तलवार कला अध्याय में सादे परिचय की तुलना में अधिक परिष्कृत और विस्तृत थी और बिपिन पूरी तरह से इसकी सामग्री में डूबे हुए थे। एपिसोड 42 आंधी का तलवार सार। स्वॉर्ड एसेंस अध्याय की सामग्री को शुरू से अंत तक शब्द दर शब्द जुनूनी ढंग से पढ़ने के बाद बिपिन ने आखिरकार अपना सिर उठाया और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सदमे का संकेत था। कैसा चल रहा है? सीमा बू ने पूछा। बहुत अच्छा, विशेष रूप से स्वॉर्ड एसेंस पर अध्याय। बिपिन ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, जब मेरे पिता मुझे तलवार चलाना सिखा रहे थे तो उन्होंने स्वॉर्ड एसेंस का उल्लेख किया था, लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि स्वॉर्ड एसेंस वास्तव में क्या संकेत दे रहा है। आखिरकार मुझे पता चला कि स्वॉर्ड एसेंस का निर्माण हुआ है स्वर्ग और पृथ्वी के सार को समझकर। हाँ, वास्तव में ये स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक शक्ति को समझने और उसका उपयोग करने का मामला है। सीमा बू ने ये कहा, फिर मुस्कुराई और अचानक अपनी कमर से कृपाण निकाली और तुरंत कई मीटर दूर एक चट्टान पर हमला कर दिया। चट्टान पर एक तेज दरार आ गई और भारी मात्रा में मलबा गिर गया। मैंने अभी स्वर्ग और पृथ्वी के सार का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अब मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सार के साथ फिर से प्रयास करूंगा। सुनिश्चित करें कि आप तुरंत देखें। सीमा बू ने चट्टान को फिर से विभाजित किया। इस बार जब चट्टान पर हमला हुआ तो बिपिन को एक मजबूत और उग्र शक्ति का एहसास हुआ। क्या वह स्वर्ग और पृथ्वी का सार था? बिपिन के दिल की धड़कन तेज हो गई। पेंग! चट्टान टूट गई और भारी मात्रा में मलबा गिर गया। इतना बड़ा अंतर देखकर बिपिन हैरान रह गए। अंतर बहुत बड़ा था। एक हमले से केवल चट्टान में दरार आई, जबकि दूसरे हमले से पूरी चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई। क्या यह एक सामान्य हमले और स्वर्ग और पृथ्वी के सार का उपयोग करके किए गए हमले के बीच का अंतर है? बिपिन ने पूछा। यह सही है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सार प्रकृति की शक्तियां हैं, जिन्हें तलवार योद्धाओं और ब्लेड योद्धाओं दोनों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। हालांकि मैंने केवल सतही ज्ञान में महारत हासिल की है, अन्यथा शक्ति बहुत मजबूत होती। सीमा बू ने कहा, दरअसल योद्धाओं के लिए वे गोल्ड कोर दायरे तक पहुंचने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के सार पर महारत हासिल करने की कोशिश करेंगे। एक बार जब वह तलवार सार या ब्लेड सार पर महारत हासिल कर लेगा तो उसकी ताकत विस्फोट हो जाएगी। एक बार मेरी मुलाकात एक सुपर जीनियस से हुई जो आपकी तरह तलवारबाजी में प्रतिभाशाली था। उस समय उसने गोल्ड कोर क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन उसे एक ही समय में 3 अलग अलग तलवार एसेंस में गहरी समझ थी, जिससे उसे एक विशेषज्ञ को मारने में मदद मिली। असाधारण गोल्ड कोर क्षेत्र में योद्धा, जिसे देखकर बिपिन दंग रह गए। हर कोई जानता है जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती है, प्रत्येक स्तर के बीच शक्ति की दूरी बढ़ती जाती है। आरंभिक स्वर्ण कोर क्षेत्र और असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र के बीच की दूरी इतनी बड़ी थी कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी, जिसके पास स्वर्गीय सृजन कौशल जैसी स्वर्ग को मात देने वाली साधना पद्धति थी, फिर भी उसकी तुलना असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र के किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी। हालांकि चूंकि वह असाधारण प्रतिभा तलवार के सार में उच्च स्तर की समझ तक पहुंच गई थी, वह केवल एक झटके से असाधारण गोल्ड कोर क्षेत्र में किसी को मारने में सक्षम था। बस एक ही झटका। तलवार का सार वह भयानक है? बिपिन ने चौंक कर पूछा। आपकी आध्यात्मिक शक्ति गोल्ड कोर दायरे में प्रगति के लिए अभी भी बहुत कम है, लेकिन इन कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि आप तलवारबाजी में बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसलिए मैंने आपको ये पुस्तक इस उम्मीद में देने
का फैसला किया है कि आप पहले तलवार सार सीख सकते हैं। सिमाबू ने कहा, यह इस पर निर्भर करता है कि आप स्वयं इसे वास्तव में समझ सकते हैं या नहीं। बिपिन ने हाँ में सिर हिलाया। जब उन्होंने तलवार सार पर अध्याय देखा तो उन्हें पता चला कि स्वर्ग और पृथ्वी के सार को समझने वाले और न समझने वाले व्यक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। वह स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र के प्रति लालसा और अपेक्षा से भरे हुए थे, और उस अध्याय ने स्वर्ग और पृथ्वी के सार को समझने के तरीकों को भी विस्तार से पेश किया। इस दिन के बाद भी बिपिन ने डार्क फॉरेस्ट में गहरे ट्रांसफॉर्मिंग समुद्री क्षेत्र और असाधारण ट्रांसफॉर्मिंग समुद्री क्षेत्र में शक्तिशाली आध्यात्मिक जानवरों की खोज और लड़ाई जारी रखी, लेकिन जाहिर है उन्होंने पहले की तुलना में स्वॉर्ड एसेंस का अध्ययन करने में अधिक समय बिताया। अंधेरे जंगल की एक खुली घाटी के अंदर बिपिन अपनी आंखें बंद करके अकेला खड़ा था और उसकी लंबी तलवार बाहर थी। वह आधे घंटे से इस स्थिति में था। बार बार उसके शरीर से टकराती हवा के साथ उसने चुपचाप आसपास के क्षेत्र में हवा की शक्ति को महसूस करने का प्रयास किया। हवा अदृश्य है लेकिन सर्वव्यापी है। अप्रत्याशित रूप से उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी। बहुत धीरे धीरे, बहुत हल्के ढंग से प्रत्येक चाल आसपास के क्षेत्र में बहने वाली हवा की ताकत का अनुसरण करती थी। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के निशान के साथ बिपिन ने आसपास की हवा की शक्ति के साथ साथ हवा की हल्कापन को भी स्पष्ट रूप से महसूस किया। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी तलवार की गति बढ़ती गई, उसके दिल में आत्मज्ञान की एक झलक बढ़ती गई। इस समय सिमाबू खुली जगह के पास एक चट्टान पर मनमाने ढंग से बैठी थी। बीच बीच में बिपिन उसकी ओर देख लेता। इस बच्चे ने तलवार सार पर विचार करना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या इसे समझना इतना आसान है? सिमाबू ने अपना सिर हिलाया और दिल में हंसने से खुद को नहीं रोक सका। किसी को पता होना चाहिए कि प्रचंड आग के ब्लेड सार को समझने के लिए वह अकेले ही एक उजाड़ और विशाल ज्वालामुखी में चला गया था। वह पूरे 3 साल तक वहां रहा, दिन रात अशांत आग की लपटों को महसूस करते हुए। अंत में उसने ब्लेड सार के एक निशान को समझा, रेजिंग फायर का, जिसे गोल्ड कोर क्षेत्र के उन दुर्भाग्यपूर्ण विशेषज्ञों की तुलना में बहुत भाग्यशाली माना जाता था जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र का एक निशान महसूस किए बिना अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत की। भले ही बिपिन तलवार सिद्धांत में प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे, फिर भी उन्हें तलवार सार को समझने में काफी समय लगेगा। लेकिन इस वक्त हम ये कैसे संभव है? सिमाबू ने अप्रत्याशित रूप से ऊपर देखा। वह जो देख रहा था उससे पूरी तरह से आश्चर्यचकित महसूस कर रही थी। बिपिन इस समय भी अपनी तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसकी तलवार की गति धीरे धीरे आश्चर्यजनक रूप से तेज हो गई, इतनी तेज कि सिमाबू को भी तलवार की टिमटिमाती रोशनी ही दिखाई दे रही थी। वह अपनी तलवार इतनी तेजी से निकाल रहा है और वह तलवार कला का उपयोग किए बिना इसे फ्रीस्टाइल में कर रहा है। सिमाबू हैरान थी। उन्होंने गति बढ़ाने के लिए तलवार कला का उपयोग नहीं किया, जैसे ऑरोरा तलवार कला या फ्लोइंग लाइट तलवार कला। वह सिर्फ फ्रीस्टाइल का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन यह अभी भी बहुत तेज था। इसका क्या मतलब है? तलवार हवा के साथ बहती है, हवा तलवार बन जाती है। आंधी के तलवार सिद्धांत को उसने समझ लिया। सिमाबू तुरंत अवाक रह गई। ध्यान दे कि यह कल ही था जब उन्होंने बिपिन को किताब दी थी। इसके अलावा उन्हें कल ही स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र के अस्तित्व के बारे में पता चला था। आज उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के सार से आंधी के तलवार सिद्धांत को समझा। वह कौन सी गति है? एपिसोड 43 अविश्वसनीय समझ। तलवार की रोशनी आश्चर्यजनक रूप से तेज गति से चमकी, जैसे पानी में तैर रही मछली प्राकृतिक रूप से इधर उधर घूम रही हो। काफी समय बाद बिपिन ने अंततः अभ्यास करना बंद कर दिया।
बच्चे, मुझे लगता है कि मैं ये समझने लगा हूँ कि क्यों ब्लड फेदर टॉवर ने इतने पागलपन से तुम्हारा पीछा किया। सिमाबू ने चेहरे पर एक जटिल भाव के साथ उससे कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ये स्वीकार करना होगा कि तुम एक असाधारण प्रतिभा हो। तुमने तलवार सिद्धांत को समझ लिया है। आज गेल के बारे में भले ही आपने कल ही स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्षेत्र के बारे में सीखा है, आपकी प्रतिभा उस असाधारण प्रतिभा से पूरी तरह से मेल खाती है जिसका मैंने आपको पहले उल्लेख किया था, यदि मैं गलत नहीं हूँ। हालांकि आपकी प्राकृतिक प्रतिभा अच्छी है, इसका आपके साथ संबंध होना चाहिए। तलवार आत्मा का जागरण। स्वॉर्ड सोल बिपिन को अपने दिल में कंपन महसूस हुआ और फिर चुपचाप स्वीकृति में सिर हिलाया। दरअसल अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करते समय उन्हें ये भी एहसास हुआ कि उनके अंदर कुछ चीज ने उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के सार को समझने में मदद की। भले ही ये दूसरों के लिए मुश्किल था, लेकिन वह आसानी से आंधी के तलवार सार को समझ सकते थे। लेकिन उसके अंदर ऐसा क्या था जिसने उसे स्वर्ग और पृथ्वी के सार को समझने में मदद की? निसंदेह यह उसकी तलवार आत्मा के जागरण के कारण होना चाहिए। स्वॉर्ड सोल कुछ ऐसा जिसने ब्लड फेदर टॉवर को उसका पीछा करने के लिए प्रेरित किया। स्वाभाविक रूप से यह असाधारण होना चाहिए। ये स्वॉर्ड सोल के कारण ही था कि वह आंधी के स्वॉर्ड सार के अंश को तुरंत और तेजी से समझ सका। किसी भी तरह मैंने पहले ही आंधी के तलवार सार का एक अंश समझ लिया है। इसके साथ मेरी तलवारबाजी पहले की तुलना में कई गुना या यहाँ तक कि दर्जनों गुना अधिक कुशल होनी चाहिए। बिपिन ने अपनी आंखों में एक उज्ज्वल नजर के साथ सोचा था। तलवार के सार का केवल एक अंश ही उसकी तलवार को उसकी तलवार कौशल में एकीकृत करने के बाद कई गुना तेज बना सकता है। गति में इस तरह की वृद्धि ने उसकी तलवार चलाने की कला को तेज करने में भी मदद की, जिससे उसकी भेदी शक्ति में काफी योगदान हुआ। इससे उसकी तलवारबाजी का स्तर अत्यधिक बढ़ जाएगा। बिपिन ने चुपचाप सोचा, पहले मुझे इसे एक स्पिरिट बीस्ट के विरुद्ध परखने दो। कुछ ही समय बाद उसकी लड़ाई एक विशाल लोहे की पीठ वाले भालू से हुई। इसकी शक्ति बेहद भयानक थी और असाधारण परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र में बिल्कुल सबसे दुर्जेय आत्मा जानवर थी। यदि गेल बिपिन की तलवार के सार को समझने से पहले उसका सामना इस विशाल लोहे की पीठ वाले भालू से होता तो उसके पास अव्यवस्थित तरीके से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। हालांकि अब उसने डर का एक निशान भी नहीं दिखाया। मारना। मशालों जैसी चमकती आंखों के साथ एक धीमी चीख निकालने के बाद बिपिन ने अपनी तलवार लहराई। तलवार की रोशनी कई मीटर तक हवा में चमकती रही और अंत में लोहे की पीठ वाले भालू के विशाल शरीर पर सीधे हमला कर दिया। तलवार की रोशनी इतनी क्षणभंगुर थी कि लोहे की पीठ वाले भालू को पहले तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि उसका शरीर घायल हो गया है। तुरंत उसके शरीर पर तलवार के निशान से ताज़ा खून की बाढ़ आ गई। हालांकि तलवार का निशान उसके विशाल शरीर और मजबूत सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन लौह समर्थित भालू को क्रोधित करने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त था। चीख। लोहे की पीठ वाले भालू के मुंह से निकली चीख आसपास गूंज उठी। उसके दो विशाल पैर जमीन पर टिक गए। क्योंकि वह बिपिन की ओर बड़े कदम बढ़ा रहा था, हर कदम आगे बढ़ने पर हल्का सा कंपन महसूस हो रहा था। भाड़ में जाए मानव। लोहे की पीठ वाले भालू की गहरी सुनहरी आंखें खूनी रंग की थीं और बिपिन को मारने की उसकी इच्छा नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। हाहा कम ऑन बिपिन इसके खिलाफ लड़ने के लिए अपनी तलवार घुमाते हुए जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद एक ठंडी और चमकदार तलवार की रोशनी सीधे उसके बचाव में घुस गई और उसके गले में समा गई। लौह समर्थित भालू शक्ति और रक्षा दोनों में दुर्जेय हैं, लेकिन उनकी गति बहुत धीमी है। अब जब मैंने आंधी के तलवार सार का एक निशान समझ लिया है, तो मैं गति में इसे आसानी से पार कर सकता हूँ। इसमें मेरे पूर्ण
लाभ के खिलाफ विरोध करने का कोई मौका नहीं है। स्पीड बिपिन चुपचाप मुस्कुराया। लौह समर्थित भालू असाधारण परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र में सबसे दुर्जेय आत्मा जानवर हैं। अब वे आसानी से बिपिन द्वारा मारे जा सकते हैं। जारी रखना। इसके बाद परीक्षण आगे बढ़े क्योंकि उसने एक के बाद एक दुर्जेय स्पिरिट बीस्ट से लड़ाई की, जैसे बैंगनी क्रिस्टल पंख वाले शेर, फैंटम लोमड़ी, गिब्बन के आकार की वुल्वरिन, 9 जहर वाले अजगर इत्यादि। असाधारण परिवर्तनशील समुद्री क्षेत्र में सबसे दुर्जेय आत्मा जानवर बिपिन के विरोधी बन गए और अंततः उनके द्वारा मारे गए। समय बीतता गया। बिपिन को अंधेरे जंगल में प्रवेश किए हुए 1 महीना हो चुका था। डार्क फॉरेस्ट ने 2 प्रांतों में फैले एक विशाल क्षेत्र को कवर किया था। हालांकि वह पहले ही 1 महीने की यात्रा कर चुका था। बांग्लादेश प्रांत तक पहुंचने से पहले बिपिन को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। जंगल के अंधेरे में सिमाबू ने हाथ फैलाकर गंभीरता से बिपिन को देखा, जो उसके सामने तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था। अपनी आंखों में वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि बिपिन की प्रत्येक अत्यधिक भारी चाल पृथ्वी के साथ परस्पर क्रिया और एकीकरण कर रही थी। पृथ्वी का तलवार सार। उसने अभी तक आंधी के तलवार सार को समझ लिया है, लेकिन उसके 1 महीने से भी कम समय में उसने पृथ्वी के तलवार सार को भी समझ लिया है। अविश्वसनीय, ये सचमुच अविश्वसनीय है। इसने सिमाबू को अंदर तक झकझोर दिया। 1 महीने के भीतर एक साथ 2 प्रकार के तलवार सार को समझना उसके लिए वास्तव में अविश्वसनीय था। हालांकि इससे सिमाबू को तलवार आत्मा के बारे में और अधिक उत्सुकता हुई कि पृथ्वी पर तलवार आत्मा क्या है और इसने इस तरह के राक्षस का निर्माण कैसे किया। बिपिन को अपनी तलवारबाजी का अभ्यास पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। पृथ्वी गर्म और भारी। पृथ्वी का तलवार सार बिल्कुल ऐसा ही है। बिपिन जबरदस्ती मुस्कुराए और खुश हुए। उन्होंने खुद तलवार सार को इतनी आसानी से समझने की उम्मीद नहीं की थी जितनी आसानी से उन्होंने आज की। उन्होंने आंधी के तलवार सिद्धांत को पहले ही समझ लिया था, लेकिन केवल 1 महीने बाद ही उन्होंने पृथ्वी के तलवार सार का एक अंश भी समझ लिया था। ये तलवार आत्मा का परिणाम होना चाहिए। पिछले महीने में उसकी तलवारबाजी में काफी प्रगति हुई थी। सबसे पहले 1 महीने की जीवन मृत्यु की लड़ाई और दिन रात की साधना के बाद उनकी साधना दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग के शिखर पर पहुंच गई थी। उनका वर्तमान स्तर उस समय के बराबर था जब उन्होंने लड़ने के लिए आत्मा लेने वाले गुप्त कौशल का उपयोग किया था। माधव के खिलाफ अपने चरम पर दिव्य पथ का 9वां स्वर्ग असाधारण परिवर्तनशील समुद्री क्षेत्र के बराबर था। दूसरे, उसकी तलवार चलाने की कला और विशेष रूप से उसके युद्ध के अनुभव में बहुत प्रगति हुई थी। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि वह युद्ध में पूरी तरह से अनुभवी हो गया था। जहां तक स्वॉर्ड एसेंस का सवाल है, उन्होंने गेल के स्वॉर्ड एसेंस में और अधिक तरकीबें सीखीं और स्वॉर्ड एसेंस के अभ्यास और उपयोग में अधिक कुशल और लचीले हो गए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अभी-अभी पृथ्वी के स्वॉर्ड एसेंस के एक अंश को भी समझा है। ये स्वीकार करना होगा कि उन्होंने इतने कम समय में प्रकृति के 2 अलग-अलग तलवार सार को समझ लिया था। अपने लचीलेपन और तेजी की विशेषता के कारण आंधी का तलवार सार तलवार कला और भेदी बल को और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। जहां तक पृथ्वी के तलवार सार का सवाल है, यह अपने भारीपन और स्थिरता के कारण असीम और जबरदस्त था। यदि इन 2 तलवार सारों का सही ढंग से और लचीले ढंग से उपयोग किया जाए तो यह उनकी तलवार कला को और अधिक भयानक और दुर्जेय बना सकता है। 1 महीने की साधना और लड़ाई के बाद मैंने कई आत्मिक जानवरों को आसानी से मार डाला है। यहाँ तक कि असाधारण परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र में दुर्जेय आत्मिक जानवरों को भी मेरे लिए खतरा नहीं माना जाता है। एपिसोड 44, खूनी चंद्रमा शैतान भेड़िया।
आप गोल्ड कोर दायरे में स्पिरिट बीस्ट्स के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। सिमाबू ने आश्चर्य से बिपिन को देखा। बिपिन ने हाँ में सिर हिलाया। जैसे पानी स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है, वह अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए गोल्ड कोर क्षेत्र में मजबूत स्पिरिट बीस्ट्स के खिलाफ लड़ने की इच्छा रखता था। यह एक तथ्य था कि असाधारण परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र में स्पिरिट बीस्ट्स उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। गोल्ड कोर दायरे और ट्रांसफॉर्मिंग सी दायरे के बीच बड़े अंतर के बावजूद बिपिन को अभी भी अपनी ताकत पर भरोसा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग का शिखर अपनी तलवार कला के साथ साथ आंधी और पृथ्वी दोनों के तलवार सार के साथ असाधारण परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति को प्रतिद्वंद्वी कर सकता है। वह आत्मा जानवरों से लड़ने की क्षमता रखता था। स्वर्ण कोर क्षेत्र। भाई बू, मेरे बारे में चिंता मत करो। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं गोल्ड कोर क्षेत्र में कमजोर आत्मा जानवरों के खिलाफ लड़ सकता हूँ। भले ही मैं उन्हें हरा नहीं सकता, मैं बच सकता हूँ। अगर मैं बच नहीं सकता तो मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ, बिपिन ने कहा एक मुस्कान। पिछले 1 महीने में उन्हें सिमाबू का साथ बहुत अच्छा मिला। जब वह स्पिरिट बीस्ट्स के साथ लड़ रहे थे तो बिपिन हमेशा उन्हें आसपास से संदर्भ और मार्गदर्शन देते थे। बिपिन ने इसकी बहुत सराहना की। ठीक है, मैं अब भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि गोल्ड कोर क्षेत्र में आत्मा जानवर इतने शक्तिशाली हैं कि इससे पहले कि मैं आपकी मदद कर सकूं, आप उनके द्वारा मारे जा सकते हैं। आपको उनका सामना करते समय सावधान रहना चाहिए, सिमाबू ने बार बार सलाह दी। बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। फिर उसने गोल्ड कोर क्षेत्र में आसपास के स्पिरिट बीस्ट्स की खोज शुरू कर दी। डार्क फॉरेस्ट में ट्रांसफॉर्मिंग सी दायरे में आत्मा जानवर हर जगह थे, लेकिन गोल्ड कोर दायरे में वे दुर्लभ थे। पिछले महीने के दौरान वे केवल गोल्ड कोर दायरे में कई आत्मा जानवरों से मिले थे और एक बार उनसे मिलने के बाद उन्होंने लड़ने के बजाय भागने का विकल्प चुना। बिपिन ने उन्हें लंबे समय तक खोजा, लेकिन पहले दिन उन्हें गोल्ड कोर क्षेत्र में एक भी नहीं मिला। हालांकि उन्हें अगले दिन ही प्रोफाउंड गोल्ड कोर क्षेत्र में एक स्पिरिट बीस्ट मिल गया। भले ही वह बमुश्किल ही गहन गोल्ड कोर क्षेत्र में था, इसके खिलाफ लड़ना आग से खेलने जैसा था, इसलिए उन्होंने हार मानने का फैसला किया। बिपिन को तीसरे दिन तक लड़ने के लिए गोल्ड कोर क्षेत्र में कोई उपयुक्त स्पिरिट बीस्ट नहीं मिला। यह एक ब्लडी मून डेविल वुल्फ है, 1 मीटर से अधिक ऊंचे गहरे लाल रंग के शैतान भेड़िए को घूरते हुए, जिसका पूरा शरीर खून से नहाया हुआ लग रहा था। बिपिन उससे लड़ने के लिए बेताब था। मनुष्य बिपिन की तरह ब्लडी मून डेविल वुल्फ की गहरी लाल आंखें भी उसे घूर रही थीं। मजबूत आत्मा वाले जानवर भी बहुत समझदार हैं। गोल्ड कोर दायरे में ये ब्लडी मून डेविल वुल्फ एक इंसान की तरह बुद्धिमान था, इसलिए ये बिपिन को भी महसूस कर सकता था लड़ने की उत्कट इच्छा। तुम एक छोटी सी चींटी हो जो स्वर्ण कोर क्षेत्र तक भी नहीं पहुंची हो। तुम्हारी मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? नरक में जाओ। ब्लडी मून डेविल वुल्फ अपनी सारी ताकत अचानक खर्च करके इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि हवा में केवल एक खूनी छाया ही रह गई। गंभीर रूप धारण करते हुए बिपिन ने ब्लडी मून डेविल वुल्फ के खिलाफ अपनी लंबी तलवार का इस्तेमाल ठीक उसी समय किया जब उसकी छाया चमकी। जैसे ही ब्लडी मून डेविल वुल्फ की गहरी लाल छाया उभरी, बिपिन ने एक रहस्यमय कोण का उपयोग करके उसे चाकू मार दिया और उसकी छाया को अवरुद्ध कर दिया। ब्लडी मून डेविल वुल्फ द्वारा तुरंत क्रोधित चीख निकाली गई, जिसके साथ ध्वनि की एक लहर आसानी से उसकी लंबी तलवार को उछालकर वापस आ गई। बिपिन ने आश्चर्य से क्या कहा? एकमात्र चीख उसकी तलवार कला को विचलित करने में सक्षम थी। अरोरा तलवार कला। ठंडी हवा के बाद बिपिन ने अपनी सारी ताकत लगा दी और लगभग एक ही समय में तलवार की कई परछाइयां पैदा की।
उनकी तलवार कला ने आंधी के तलवार सिद्धांत के अंश के साथ मिलकर तलवार की परछाइयों को बिजली की गति से चमका दिया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, आकाश लगभग तलवार की सीटी की रोशनी से भर गया था। ब्लडी मून डेविल वुल्फ ने अचानक अपने बेहद तेज पंजों से बिपिन पर हमला कर दिया, जो शून्य को 2 भागों में विभाजित करने में सक्षम लग रहा था। पेंग! तुरंत तलवार की सभी छायाएं गायब हो गईं। उसी समय ब्लडी मून डेविल वुल्फ से एक दुर्जेय बल जारी किया गया और उसकी लंबी तलवार के माध्यम से बिपिन तक पहुंचाया गया, जिससे वह अनजाने में कांपने लगा। यह इतना शक्तिशाली है कि इसकी ताकत ही मुझे रोकने के लिए काफी है, बिपिन गंभीर लग रहा था। सावधान, सिमा बू चिल्लाई, जो पास के पेड़ की चोटी पर खड़ी होकर देख रही थी। बिपिन ने तुरंत देखा कि ब्लडी मून डेविल वुल्फ ने पहले ही अपना मुंह खोल लिया था और अपने तेज और खूनी नुकीले दांत दिखा रहा था और उसका सिर काटने की तैयारी कर रहा था। भाड़ में जाओ! गुस्से में चिल्लाने के साथ साथ बिपिन ने एक प्रकार की भारी सीमा उत्पन्न करने के लिए अपनी ट्रिपल किल तलवार को घुमाया। उन्होंने अपने हमले में तलवार सार को एकीकृत किया और खूनी चंद्रमा शैतान भेड़िया पर गुस्से में काटने के लिए पृथ्वी की तलवार सार का इस्तेमाल किया और अंततः उसे पीछे हटना पड़ा। अनाम तलवार कला रक्त छाया। हत्या के इरादे से भरी आंखों के साथ बिपिन ने तुरंत अनाम तलवार कला की पहली चाल का प्रदर्शन किया। तलवार सार को समझने के बाद अज्ञात तलवार कला का उनका उपयोग अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही ब्लडी मून डेविल वुल्फ अचानक उस पर झपटा, ठंडी और तेज तलवार की रोशनी तेजी से चमकी। झंकार! एक धीमी आवाज आई, फिर बिपिन ने पीछे हटने के बाद अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश की। तलवार मार आंदोलन! बिपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सबसे शक्तिशाली मारक प्रहार जारी किया। अपनी गहरी लाल आंखों में गुस्सा दिखाते हुए ब्लडी मून डेविल वुल्फ ने अचानक अपने ठंडे और तेज पंजे बढ़ा दिए। बजना! एक धीमी धातु ध्वनि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिर ब्लडी मून डेविल वुल्फ के पंजे पर एक बड़ा तलवार का निशान था, जिसमें से लगातार खून बह रहा था। अपनी गहरी लाल आंखों से बिपिन को घूरने के बाद वह खून की छाया में सिकुड़ गया और सीधे जंगल में भाग गया, जहां वह था गायब हुआ। ये भाग गया जिस दिशा में खूनी चंद्रमा शैतान भेड़िया भाग गया, उस दिशा में देखते समय बिपिन ने अपनी लंबी तलवार वापस ले ली और एक अजीब अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। बच्चे, क्या तुम ठीक हो? सिमा बू उसके पास आई और पूछा। मैं ठीक हूँ, बिपिन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह अपने दाहिने हाथ को देखने से खुद को नहीं रोक सका, जिसमें उसकी लंबी तलवार थी। वास्तव में उसे अभी भी अपनी हथेली में कंपन महसूस हो रहा था। ये गोल्ड कोर रियल्म स्पिरिट बीस्ट कहलाने लायक है। यह मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। हालांकि मैंने लड़ाई के दौरान इसे अपने तलवार हत्या आंदोलन से घायल कर दिया था, लेकिन इसने मुझे अपने पंजे की दुर्जेय शक्ति से भी चोट पहुंचाई। बिपिन ने बड़बड़ाया। बच्चे, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने गोल्ड कोर क्षेत्र में एक आत्मा जानवर के रूप में अपनी तलवार कला का उपयोग करके इसे निरस्त कर दिया। यह निश्चित रूप से तुमसे अधिक शक्तिशाली है, सिमा बू ने कहा। बिपिन ने बिना किसी संतुष्टि के कहा, मेरी तलवारबाजी में अभी भी सुधार की जरूरत है और मैं गेल और पृथ्वी दोनों के तलवार सिद्धांतों का उपयोग करते समय पर्याप्त लचीला नहीं हूँ। अगर मैं अनाम तलवार कला की तीसरी चाल का उपयोग कर सकता या पूरी तरह से संयुक्त कर सकता आंधी और पृथ्वी के तलवार सिद्धांत एक को दूसरे में एकीकृत करते हुए, मैं उस लड़ाई में नहीं घबराता। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए बिपिन ने तलवार चलाने का अभ्यास जारी रखा। समय उड़ता गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। बिपिन और सिमा बू ने अंततः दूसरी ओर पहुंचने से पहले अंधेरे जंगल से गुजरते हुए 4 महीने पिछले महीने में 3 महीने जोड़े बिताए थे। एपिसोड 45 गोल्ड ड्रैगन पैलेस।
बांग्लादेश प्रांत में डार्क फॉरेस्ट की आधिकारिक सड़क पर आपके सामने ढाका शहर है। अंधेरे जंगल के निकट होने के कारण ढाका शहर की सेनाएं उलझ गईं। उनमें से कुछ गोल्ड ड्रैगन पैलेस की सेनाएं हो सकती हैं और निश्चित रूप से ब्लड फेदर टॉवर के कुछ जासूस भी हैं। इस वजह से जब आप शहर में जाएं तो आपको कम प्रोफाइल रखने की आवश्यकता है। सिमाबू ने अपनी गोल्ड ड्रैगन रिंग से एक शंक्वाकार पुआल टोपी ली और इसे बिपिन को सौंप दिया। लंबी तलवार लिए बिपिन, जिसके कपड़े फटे हुए थे, ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ले लिया और पहन लिया। 4 महीने पहले की तुलना में जब वह अंधेरे जंगल में प्रवेश कर रहा था तो बिपिन स्पष्ट रूप से थोड़ा शांत दिखाई दे रहा था और उसकी त्वचा भी काफी गहरी हो गई थी। इस वजह से उसका मासूम रूप गायब हो गया था। शहर में बिपिन ने एक शंक्वाकार पुआल टोपी पहनी थी जिससे उनका चेहरा थोड़ा ढका हुआ था। हालांकि वह जानते थे कि ढाका शहर पहले से ही बांग्लादेश प्रांत के क्षेत्र में था और ब्लड फेदर टॉवर की खुफिया प्रणाली निश्चित रूप से भारत प्रांत जितनी अच्छी नहीं थी। बिपिन फिर भी सतर्क थे। सिमाबू के नेतृत्व में दोनों तेजी से एक शानदार मचान के सामने पहुंचे। विशाल मचान की छतों पर एक सुनहरा अजगर मंडरा रहा था जिसके सामने 2 आदमी ठंड से खड़े थे। तभी सिमाबू बिपिन को अंदर ले आई। बड़ी संख्या में योद्धा छत पर थे और उनमें से ज्यादातर जैसे सिमाबू ने सोने की अंगूठी पहन रखी थी, जो जाहिर तौर पर इस बात का प्रतीक था कि वे गोल्ड ड्रैगन गार्ड थे। लड़का, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं काम निपटाने जा रही हूँ, सिमाबू ने कहा। ठीक है। बिपिन ने सिर हिलाया और फिर अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उन गोल्ड ड्रैगन गार्ड्स की ओर देखा जो शराब पी रहे थे और बहुत ही सहजता से बातें कर रहे थे। फिर भी वह उनके सूक्ष्म हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था। बू भाई सही थे, गोल्ड ड्रैगन गार्ड वे सभी खतरनाक हत्यारे हैं जो अक्सर जीवन और मृत्यु के संघर्ष में लगे रहते हैं। बिपिन फुसफुसाए। अंततः कार्य को पूरा करने में 4 महीने से अधिक समय लग गया। सिमाबू वापस आ गई जहां बिपिन शराब का बर्तन ले जा रहा था। फिर उसने कहा, लड़के, मैंने वेगदेवी की मदद करने के उद्देश्य से सबसे पहले कार्य किया था। जहां तक तुम्हें लाने की बात है तो यह अभी बाहर आया था सुविधा की। अब मेरा मिशन पूरा हो गया है, इसलिए अब से आप अकेले हैं। इन 4 महीनों में आपकी सभी मदद के लिए धन्यवाद भाई बू। बिपिन ने अंदर ही अंदर कृतज्ञता के साथ सिर हिलाया। सिमाबू ने वास्तव में उनकी बहुत मदद की और बिपिन ने गुप्त रूप से उस एहसान को मन में रखा। हा, ये कुछ भी नहीं है। ओह हाँ, आप आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? सिमाबू ने उसकी ओर देखा और पूछा। बिपिन ने सीधे कहा, मैं गोल्ड ड्रैगन गार्ड बनना चाहता हूँ। ओह, सिमाबू मुस्कुराई और भौहें चढ़ाकर कहा, मुझे पता था कि आप यही चुनाव करेंगे। गोल्ड ड्रैगन गार्ड एक ऐसा व्यवसाय है जो जीवन और मृत्यु के किनारे पर चलता है, जिससे वास्तविक विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना आसान हो जाता है क्योंकि यह खतरनाक है। डार्क फॉरेस्ट में आपके कार्यों के आधार पर आपका पागलपन आपको गोल्ड ड्रैगन गार्ड बनने के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि गोल्ड ड्रैगन गार्ड को कई अलग अलग स्तरों में विभाजित किया गया है, जैसे कि 1 पंजे वाला गोल्ड ड्रैगन गार्ड, 2 पंजे वाला गोल्ड ड्रैगन गार्ड, 3 पंजे वाला गोल्ड ड्रैगन गार्ड और गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर, जो आपकी वर्तमान ताकत को देखते हुए उच्चतम स्तर है। अधिकतम आप 1 क्लोरेड गोल्ड ड्रैगन गार्ड बनने के लिए आवश्यक कार्य पूरा कर सकते हैं। हाँ, देख रहा हूँ, बिपिन ने सिर हिलाते हुए कहा। बिपिन अक्सर बू से डार्क फॉरेस्ट के उन 4 महीनों के बारे में स्वाभाविक रूप से कई तरह की चीजों के बारे में पूछते थे, जिनमें गोल्ड ड्रैगन गार्ड के बारे में सवाल भी शामिल थे। गोल्ड ड्रैगन गार्ड उच्च आवश्यकताओं वाला एक व्यवसाय था, यहाँ तक कि 1 क्लोराइड गोल्ड ड्रैगन गार्ड बनने के लिए सबसे निचले स्तर पर व्यक्ति को कम से कम गहरे परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना होगा। गोल्ड ड्रैगन गार्ड बनने के अलावा आपको गोल्ड ड्रैगन पैलेस द्वारा सौंपे गए एक कार्य को पूरा करना था।
ये कार्य बेहद कठिन थे और विफलता की संभावना अधिक थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ जब तक आप सावधान हैं और बहुत अधिक आवेगी नहीं हैं, आपके पास कार्य को पूरा करने और वन क्लॉड गोल्ड ड्रैगन गार्ड बनने की क्षमता है, यह मुश्किल नहीं माना जाता है। सिमाबू हंसे। 4 महीने तक बिपिन के कदम दर कदम विकास को देखकर सिमाबू को निश्चित रूप से उसकी ताकत का एहसास हुआ। सिमाबू ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें साइन अप करने और वन क्लॉइड गोल्ड ड्रैगन गार्ड के कार्य को स्वीकार करने के लिए ले जाऊंगा। बिपिन ने सिर हिलाया, फिर सिमाबू उसे अटारी में काउंटर पर ले आई, जिसके सामने भूरे रंग का लबादा पहने, चांदी के बाल और आधी झुकी हुई आंखों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सो जाएगा। श्री हिमेश ने कहा, सिमाबू, मेरा छोटा भाई वन क्लॉइड गोल्ड ड्रैगन गार्ड का काम करना चाहता है। भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आधी झुकी हुई आंखों से बिपिन की ओर थोड़ा ऊपर देखा और उदासीनता से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे नाम के संबंध में बिपिन ने अपनी नाक को छुआ, उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ते हुए बोले, बस मुझे तलवारबाज कहो। तलवारबाज। सिमाबू ने एक नज़र बिपिन पर डाली और जोर से हंस पड़ी। ये टोकन ले लो और अब से 3 दिन बाद फिर से यहाँ आओ। भूरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग ने बिपिन पर गोल्ड ड्रैगन मार्क के साथ एक लकड़ी का टोकन फेंक दिया और फिर बिपिन को दूसरी नज़र दिए बिना घूम गया। क्या यह इतना सरल है कि बिपिन ने बड़े आश्चर्य से लकड़ी टोकन ले लिया। आपको क्या लगता है? गो ने सिमाबू को मुस्कुराते हुए कहा जब वे वापस चले गए। यह मिस्टर बू हैं, ठीक है, कई वर्षों से आपको नहीं देखा, मुझे आज यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी, किसी ने स्पष्ट और अप्रिय स्वर में कहा। ये सुनकर बिपिन ने ठंडे चेहरे और विहंगम आंखों वाला एक काले कपड़े पहने आदमी को देखा। एक बैंगनी बालों वाला आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा है। तरुण। सिमाबू ने मुस्कुराते हुए अपनी भौहें उठाईं और कहा कि बहुत दिनों से नहीं देखा। तरुण की विहंगम आंखों में शीतलता की किरण झलक रही थी। फिर उसने काउंटर के पास भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग की ओर देखा। श्रीमान हिमेश, यह मेरा शिष्य धर्मेश है। वह एक पंजे वाले सोने के ड्रैगन गार्ड के कार्य को स्वीकार करने के लिए यहाँ आया है, तरुण ने विनम्रतापूर्वक कहा। इस टोकन को ले लो और 3 दिनों में यहाँ वापस आ जाओ। भूरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग ने अभी भी रुखाई से बात की और बैंगनी बालों वाले व्यक्ति को सोने ड्रैगन मार्क के साथ एक लकड़ी का टोकन भी दिया। तरुण ने पीछे मुड़कर देखा और कमरे में बिपिन के हाथ में लकड़ी का टोकन देखा। उसके मुंह के कोने ऊपर हो गए और उसने उदासीनता से कहा, मिस्टर बू, जो आपके पीछे है वह आपका शिष्य है। ऐसा लगता है कि वह पहले ही ले चुका है। एक पंजे वाले सोने ड्रैगन गार्ड का कार्य भी क्या संयोग है। यह मेरे छोटे भाइयों में से एक है, जिसे स्वॉर्ड्समैन कहा जाता है, न कि मेरी शिष्या। सिमाबू ने सीधे तौर पर कहा, क्या वह आपका शिष्य नहीं है? उसके छोटे भाई को नमस्ते कहें। आखिरकार आप वन क्लॉइड गोल्ड ड्रैगन गार्ड मिशन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने जा रहे हैं। हाँ, बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति ने सिर हिलाया और फिर सीधे बिपिन की ओर देखा। इस समय उसके मुंह के कोने मुड़ गए जब उसने कहा, तलवारबाज, मेरा नाम धर्मेश है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम में मुझसे लड़ने की हिम्मत है। एपिसोड 46। धर्मेश, तुमसे लड़ो। बिपिन ने आंखें मूंद लीं और थोड़ा चिंतित हुआ। सिमाबू ने धीमी आवाज में कहा कि तरुण का मेरे साथ पुराना इतिहास है और वह द्वेष रखता है। उसकी ताकत मेरी जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए वह मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आने की हिम्मत नहीं करता है। केवल अपने शिष्य को आपके लिए परेशानी पैदा करने के लिए भेज रहा है। बस उसे अनदेखा करें। क्या ऐसा है? बिपिन को इसका कारण पता था। धर्मेश की ओर देखते हुए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, क्षमा करें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि मिस्टर बू जिस व्यक्ति को यहाँ लाए हैं वह कायर है? धर्मेश ने ठंडी मुस्कान
और ऊंची आवाज में छत पर मौजूद गोल्ड ड्रैगन गार्ड का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। गोल्ड ड्रैगन गार्ड्स ने अपनी दिशा में देखा और तुरंत रुचि दिखाए। जैसे ही बहुत से लोग बिपिन को घूर रहे थे, अचानक उसने गंभीर चेहरे के साथ अपनी शंक्वाकार पुआल टोपी को नीचे दबा दिया। तरुण, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? सीमा बू ठंडी आवाज में चिल्लाई। मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं थी कि श्रीबू जिस व्यक्ति को यहाँ लाए थे वह इतना अहंकारी था कि परिणाम जो भी हो, हम अब से 3 दिन बाद एक पंजे वाले सोने ड्रैगन गार्ड के कार्य को एक साथ पूरा करने जा रहे हैं। वह इतना घमंडी है कि उसने मुझे नमस्कार भी नहीं किया, तरुण ने व्यंग्य के साथ कहा। अच्छा, क्या आपका मतलब ये है कि चाहे कोई भी हमें चुनौती दे, हमें उसे स्वीकार करना ही होगा? उस स्थिति में मैं अब आपको चुनौती देता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप में मुझसे लड़ने की हिम्मत है? सिमाबू ने गहरी आवाज में कहा। हाँ मिस्टर बू, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? हर कोई आपकी ताकत जानता है, मैं आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, तरुण ने लापरवाही से कहा। मजाक करते हुए सिमाबू ने प्रचंड आग के ब्लेड सार की एक झलक समझी। वह एक 3 पंजे वाला गोल्ड ड्रैगन गार्ड भी था और वह प्राइमेडियल गोल्ड कोर दायरे के शिखर पर था। सिमाबू स्पष्ट रूप से तरुण की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। तलवारबाज, क्या आप हमेशा मिस्टर बू के पीछे छुपे रहेंगे? ऐसे काया होने के नाते आपके पास 1 क्लॉव्ड गोल्ड ड्रैगन गार्ड का कार्य पूरा करने के लिए क्या योग्यता है? धर्मेश ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। आप सही कह रहे हैं, बिपिन ने अचानक हल्की सी मुस्कान के साथ ऊपर देखा। यदि यह सिर्फ एक अभिवादन है तो मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। बिपिन सिमाबू ने आश्चर्य से देखा। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है, बिपिन ने शांत स्वर में कहा। बिपिन ने चुनौती स्वीकार कर ली और यह निर्णय लिया गया कि लड़ाई का क्षेत्र केवल केंद्रीय कक्ष का खुला स्थान होगा। दर्जनों वर्ग मीटर के क्षेत्र में बिपिन और धर्मेश बड़ी संख्या में गोल्ड ड्रैगन गार्डों के साथ खड़े होकर खुशी से देख रहे थे। हाथ में एक लंबी काली छड़ी लेकर खड़े धर्मेश के चेहरे से अद्भुत आभा निकल रही थी। लंबा स्टाफ, ट्रिपल किल तलवार निकालते ही बिपिन की अभिव्यक्ति बदल गई। लड़के सावधान रहो, धर्मेश मुस्कुराया। उसके बाद उसने तेजी से कदम उठाया और फिर वह तुरंत ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। इस समय उसके हाथ में मौजूद लंबी छड़ी एक चमकदार काली रोशनी में बदल गई। बहुत धीरे बिपिन ने धर्मेश को सीधे भागते हुए देखा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वास्तव में धर्मेश की एक्सेप्शनल ट्रांसफॉर्मिंग सीरीन से निकलने की गति बहुत तेज थी, लेकिन बिपिन की तुलना में जिसने आंधी के तलवार सार का एक निशान समझा, ये वास्तव में थोड़ा धीमा था। हालांकि यह धीमा था, लेकिन शक्ति कमजोर नहीं थी। मैं एक अच्छा शो दिखाने के लिए उसका उपयोग करूंगा। बिपिन हल्का सा मुस्कुराया और अचानक ट्रिपल किल तलवार घुमाए, जिससे तलवार की सीटी जैसी रोशनी निकली जिसने हवा को विभाजित कर दिया। बजना। ट्रिपल किल तलवार सीधे उस चमकती काली रोशनी से टकरा गई, जिससे हल्की हल्की टक्कर की आवाज आई और फिर अंधेरा रोशनी हवा में घूमते हुए एक विशाल सांप में बदल गई और तुरंत वापस छड़ी के रूप में बदल गई, जिसका लक्ष्य उस पर हमला करना था। क्या ऐसा लग रहा था कि बिपिन घबरा गया था, क्योंकि उसने रोकने के लिए जल्दबाजी में तलवार लहराई थी, लेकिन फिर भी उसे छड़ी से मारा गया, जिससे उसका शरीर और घुटने झुक गए और इससे भी अधिक सांप का रूप अप्रत्याशित रूप से लंबा हो गया, जैसे कि एक बड़ा भयंकर दिखने वाला मुंह बिपिन को काटने के लिए बेरहमी से खुल रहा हो। बिपिन ने बड़े प्रयास से ट्रिपल किल तलवार को अपनी छाती पर क्षैतिज रूप से रखा। पेंग। एक धीमी आवाज सुनाई दी, क्योंकि बिपिन को संतुलन बनाए रखने के लिए सीधे खुली जगह के किनारे पर पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा इस समय उसके मुंह से खून का एक निशान भी निकला। तुम कितने कूड़े के टुकड़े हो, धर्मेश ने छड़ी को सीधा रखा और उदासीन दृष्टि से कहा। तुम मेरी छड़ी से
3 बार भी नहीं झेल सकते, फिर भी तुम एक पंजे वाले सोने ड्रैगन गार्ड का काम पूरा करना चाहते हो। हास्यास्पद। बात खत्म करने के बाद धर्मेश ने बिपिन की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि वह अपने महान गुरु तरुण की ओर चला गया। दोनों एक दूसरे को हल्की मुस्कान के साथ देख रहे थे। तरुण, तुम्हारा शिष्य सचमुच बहुत अच्छा है। उनकी छड़ी तकनीक बहुत मजबूत है। इसके अलावा उनकी खेती भी असाधारण परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है। साथ ही उनकी खेती विधि असामान्य लगती है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति की रिहाई स्पष्ट रूप से असाधारण परिवर्तनकारी समुद्री क्षेत्र में औसत योद्धा की तुलना में बहुत मजबूत थी। आपको इतना अच्छा शिष्य कहाँ से मिला? तरुण से परिचित गोल्ड ड्रैगन गार्ड उस पर और धर्मेश पर ध्यान केंद्रित करके बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी बिपिन पर नजर नहीं डाली। आखिरकार इस दुनिया में ताकतवर को हमेशा सम्मानित किया जाएगा। चूंकि बिपिन हार गया था और 3 बार से भी नहीं बच सका, स्वाभाविक रूप से वह इन गोल्ड ड्रैगन गार्ड्स का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। हाँ, मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ कि मेरा शिष्य मेरे पुराने मित्र का बेटा है और उसमें वास्तव में थोड़ी प्रतिभा है। मैं उसे ड्रैगन पैलेस में भेजने का अवसर लेना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने भी उसकी सिफारिश नहीं की। तरुण ने कहा, हंसना। ड्रैगन पैलेस? आप उसे ड्रैगन पैलेस भेजने का इरादा रखते हैं, लेकिन कोई भी उसकी सिफारिश नहीं करेगा। हाँ तरुण, आपका शिष्य सचमुच अच्छा है। गोल्ड ड्रैगन पैलेस में बहुत शोर था, क्योंकि कई गोल्ड ड्रैगन गार्ड ड्रैगन पैलेस से संबंधित विषयों पर बात कर रहे थे। बिपिन, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, वह चुपचाप सीमाबू की ओर आकर भीड़ का ध्यान छोड़ गया। सीमाबू, जो मेज के पास अकेली शराब पी रही थी, उसने जब बिपिन को अपनी ओर आते देखा तो उसने शराब का बर्तन उसकी ओर फेंक दिया। एक घूंट लो, सीमाबू ने कहा। बिपिन ने शराब का फ्लास्क पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के शराब पी ली। उसने पिछले 4 महीनों के दौरान अंधेरे जंगल में सीमाबू से शराब पीना सीखा था। अब शराब पीते समय उसे तीखा स्वाद चखने में सहज महसूस हुआ। रिफ्रेशिंग। बिपिन टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सके। आप उसे सीधे हरा सकते थे तो जानबूझकर क्यों हारे? सीमाबू धीमी आवाज में हंसी। हालांकि दूसरों को बिपिन की ताकत के बारे में पता नहीं था, लेकिन सीमाबू को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। जाहिर तौर पर बिपिन जानबूझकर लड़ाई हार गए। यह आखिरकार गोल्ड ड्रैगन पैलेस का एक शाखा महल है। जितने अधिक लोग उतना अधिक हस्तक्षेप, इसलिए ब्लड फेदर टॉवर से कुछ जासूस हो सकते हैं। मुझे कम प्रोफाइल रखना होगा, क्योंकि अब हर कोई अपना ध्यान धर्मेश पर केंद्रित करेगा, इसलिए नहीं कोई मुझ पर ध्यान देगा। क्या ये अच्छा नहीं है? बिपिन ने कहा और हंसे। हाँ, मैं आपका इरादा समझता हूँ, लेकिन क्या आपको इतने लोगों के सामने धर्मेश से केवल 3 झटके में पराजित होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? सीमाबू ने फिर पूछा। मेरे जीवन की तुलना में चेहरा खोने का कोई महत्व नहीं है, बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा और सिर ऊपर करके पीना जारी रखा। एपिसोड 47, ड्रैगन पैलेस। मेघना के विश्वासघात और ब्लड फेदर टॉवर से पीछा करने का अनुभव करने के बाद बिपिन अधिक परिपक्व और विवेकपूर्ण हो गए थे। वह समझता है कि कब सहनशील होना है और कम प्रोफाइल रखना है। धर्मेश के साथ लड़ाई को एक उदाहरण के रूप में लेते हुए, यदि वह असफल हो जाता तो उसे हार का सामना करना पड़ता, लेकिन यदि वह जीत जाता तो सभी लोग उस पर ध्यान देते और फिर उसकी पहचान उजागर होने की दर काफी बढ़ जाती। अच्छा भाई बू, क्या आप उस ड्रैगन पैलेस के बारे में कुछ जानते हैं जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं? बिपिन ने पूछा। ड्रैगन पैलेस। जब सीमाबू ने ड्रैगन पैलेस के बारे में बात की तो उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट इच्छा से भरी थी। ये गोल्ड ड्रैगन पैलेस के साथ साथ देवभूति राजवंश के लिए भी पवित्र भूमि है। यह वास्तविक प्रतिभाओं का जमावड़ा है। ये कहा गया था कि खेती के तरीकों जैसे अनगिनत खजाने हैं
और मार्शल आर्ट तकनीक बहुत सी चीजें जो देवभूति राजवंश में प्राप्त नहीं की जा सकती थीं, वे ड्रैगन पैलेस में पाई जा सकती हैं। साथ ही यांग शून्य दायरे में विभिन्न प्रकार के मजबूत और पौराणिक लोग हैं। जो कोई भी ड्रैगन पैलेस में प्रवेश करेगा उसे देवभूति राजवंश से सर्वोत्तम खेती सामग्री प्राप्त होगी। लेकिन हर किसी को ड्रैगन पैलेस में खेती करने के लिए प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। देवभूति राजवंश में कहा जाता है कि ड्रैगन पैलेस के सभी लोग असाधारण प्रतिभाशाली हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि केवल सबसे मजबूत प्रतिभाओं को ही ड्रैगन पैलेस के अंदर खेती करने का अवसर मिल सकता है। औसत प्रतिभा वाले लोग हैं, बिल्कुल योग्य नहीं। बिपिन स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सका। क्या ये सभी जीनियस हैं? कहने का मतलब ये था कि ड्रैगन पैलेस में किसी भी शिष्य को देवभूति राजवंश में गुरु के रूप में सम्मानपूर्वक माना जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे पवित्र भूमि कहा जाता था। भाई बू चुन की योग्यताएं इतनी कठोर हैं कि क्या धर्मेश ड्रैगन पैलेस में प्रवेश के लिए योग्य है? बिपिन ने पूछा। बेशक, सीमा बू ने हंसते हुए कहा, लेकिन हर कोई शिष्य नहीं बन सकता और ड्रैगन पैलेस में शामिल नहीं हो सकता। सबसे पहले उसे गोल्डन ड्रैगन राजदूत द्वारा अनुशंसित किया जाना चाहिए। दूसरे, उसे ड्रैगन पैलेस द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जहां तक इन दो शर्तों की बात है, हर कोई पहली को पूरा नहीं कर सकता है। 1. बिपिन ने समझा कि पहली शर्त गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर की सिफारिश थी। लेकिन गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर की क्या हैसियत है? ये सभी को पता था कि सिमा बू जैसे गोल्ड कोर क्षेत्र के सबसे मजबूत विशेषज्ञ, जिन्हें ब्लेड एसेंस ऑफ रेजिंग फायर की गहरी समझ थी, वे सिर्फ 3 पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन गार्ड थे। केवल सर्वोच्च अस्तित्व ही गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर हो सकते थे। पाना बहुत कठिन होगा। तरुण शिकायत कर रहे हैं कि उनके शिष्य की सिफारिश नहीं की गई, लेकिन अगर उनमें वास्तव में प्रतिभा है तो उन्हें सिफारिश के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। काउंटर पर श्री हिमेश को देखें। यदि धर्मेश वास्तव में एक राक्षस श्रेणी की प्रतिभा है तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? श्री हिमेश ने इतने समय में उन्हें पहचान लिया और ढाका शहर के गोल्डन ड्रैगन सब्सिडियरी पैलेस में उनके अलावा किसी के पास गोल्डन ड्रैगन से संपर्क करने की क्षमता नहीं है। राजदूत सिमा बू ने व्यंग्य किया और कहा। बिपिन ने काउंटर के सामने भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग की ओर देखा और मुस्कुराया। मिस्टर हिमेश की आंखें पूरे समय सिकुड़ी रहती थीं और वे धर्मेश की ओर देखते भी नहीं थे। भले ही तरुण उनके बारे में कितना भी घमंड कर ले, असल में बिपिन, यदि आप अपनी प्रतिभा के साथ भविष्य में कड़ी मेहनत करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए ड्रैगन पैलेस में प्रवेश का मौका है, सिमा बू ने कहा। बिपिन ने अपना सिर हिला दिया। 3 दिनों तक ढाका शहर की एक सराय में रहने के बाद बिपिन 3 दिनों के इंतजार के बाद गोल्डन ड्रैगन सब्सिडियरी पैलेस में वापस चले गए। एक बार जब बिपिन पहुंचे तो उन्होंने तुरंत देखा कि कई लोग उसी गोल्डन ड्रैगन मार्क के साथ उसी लकड़ी के टोकन को पकड़े हुए हॉल में इंतजार कर रहे थे, जिसमें तरुण के शिष्य धर्मेश भी शामिल थे। इतने सारे लोग आश्चर्यचकित थे कि बिपिन अभी अभी आया था और उसके पास बैठने के लिए जगह खोजने का समय नहीं था। तलवारबाज बिपिन के सामने एक छाया दिखाई दी जो धर्मेश थी। हालांकि धर्मेश ने इस समय बिपिन को घृणा की दृष्टि से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? बिपिन ने पूछा। क्यों नहीं? तुम मुझसे 3 वार तक भी नहीं लड़ सकते। तुम बहुत बेकार हो। क्या तुम यहाँ मरने आए हो? धर्मेश ने कहा और हंसा। अगर मैंने ऐसा किया भी तो इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, बिपिन ने धर्मेश की ओर देखते हुए कहा। वह धर्मेश से बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसकी नज़र में धर्मेश सिर्फ एक आत्मतुष्ट मूर्ख था। हम इतने कमजोर व्यक्ति के लिए हैं कि आपको इतना बुरा स्वभाव नहीं होना चाहिए, धर्मेश ने उपहास के साथ कहा। फिर उसने सोचा कि लड़का
एक बार कार्य शुरू होने के बाद मुझे मौका नहीं मिलना चाहिए या धर्मेश को स्पष्ट रूप से याद था कि उसके महान गुरु ने उससे सिमाबू के साथ कुछ भी संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति को हटा देने के लिए कहा था। बिपिन एक मेज पर अकेले बैठे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद एक काले बालों वाला आदमी उनकी ओर आया। आप तलवारबाज हैं न? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए और बहुत जोश दिखाते हुए पूछा। तुम कौन हो? बिपिन ने उसकी ओर देखा और उस आदमी से पूछा। मैं तन्मय हूँ, लेकिन आप मुझे चूहा भी कह सकते हैं। मैं आपकी तरह एक पंजे वाला गोल्डन ड्रैगन गार्ड बनने का काम पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। उस आदमी ने गोल्डन ड्रैगन मार्क वाला एक लकड़ी का टोकन दिखाते हुए अपनी हथेली खोली। क्या कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं? बिपिन ने बेरुखी से पूछा। बेशक। तन्मय ने बिपिन की ओर देखा और पूछा कि क्या आप पहली बार वन क्लॉइड गोल्डन ड्रैगन गार्ड के लिए कार्य स्वीकार कर रहे हैं? बिपिन ने हाँ सिर हिलाया। यह मेरी तीसरी बार है, तन्मय ने आह भरते हुए कहा। मेरी ताकत पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मैं बाकी 2 बार अपना काम पूरा नहीं कर पाया और केवल बाल बच गया। अगर मैं तीसरी बार पूरा नहीं कर सका तो मैं कभी भी गोल्डन ड्रैगन गार्ड नहीं बन पाऊंगा। बिपिन चुप हो गए। वह जानते थे कि एक व्यक्ति केवल 3 बार वन क्लॉइड गोल्डन ड्रैगन गार्ड के कार्य को स्वीकार कर सकता है। यदि वह तीनों बार असफल हो जाता है तो वह कभी भी गोल्डन ड्रैगन गार्ड बनने के योग्य नहीं होगा। मैं आपका सहयोग करना चाहता हूँ। जब काम शुरू होगा तो मिलकर काम करेंगे, तन्मय ने कहा। ओह, बिपिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। सहयोग करें, संकोच न करें, तन्मय ने बोलना जारी रखा। मुझे पता है कि आपने 3 दिन पहले धर्मेश के साथ लड़ाई की थी और आप 3 आदान प्रदान तक भी नहीं टिक पाए। आप मेरी तरह इस कार्य को करने वाले सभी लोगों में से सबसे कमजोर लोगों में से एक हैं। इसलिए यदि आप अकेले काम करते हैं तो आप इससे पहले कि आपको कार्य पूरा करने का मौका मिले, आपको मार दिया जाएगा। आप सही कह रहे हैं, मैं आपका सहयोग करूंगा, बिपिन ने कहा और सिर हिलाया। हाँ, यह सही है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक समर्थक से मिलवाऊंगा। तन्मय ने बिपिन को जाते हुए अपने साथ खींच लिया। सरपरस्त। हालांकि बिपिन को संदेह था कि तन्मय उसे एक लाल बालों वाली लड़की से मिलवाने लाया। एपिसोड 48। गोल्डन ड्रैगन राजदूत। मोहनी, यह भाई तलवारबाज है, वह बाद में हमारे साथ काम करेगा। तन्मय चंचल लड़की को देखकर मुस्कुराया। तलवारबाज लड़की ने बिपिन की ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि 3 दिन पहले तुमने यहाँ धर्मेश से लड़ाई की थी और 3 वार भी नहीं कर पाए। हाँ, ये सच है कि बिपिन ने बिना इनकार किए अपनी नाक को छू लिया। मैं मोहनी हूँ, आप मुझे माउस की तरह मोहनी कह सकते हैं। अब से अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी आपको धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। चंचल लड़की मोहनी ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। बिपिन ने सोचा कि मोहनी सिर्फ शेखी बघार रहा है, लेकिन फिर भी उसने मोहनी को बुलाया। मोहनी ने बिना कुछ और कहे हाँ में सिर हिलाया। तभी तन्मय ने धीरे से बिपिन से कहा, भाई तलवारबाज, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास मोहनी का बैकअप है। बेशक ये धर्मेश के साथ हमारे रिश्ते के कारण है, अन्यथा मुझे डर है कि मोहनी हमारी मदद नहीं करेंगे। अरे, आपका मतलब क्या है? बिपिन ने झट से पूछा। खैर, शायद आप नहीं जानते, लेकिन धर्मेश मोहनी का कट्टर दुश्मन है। वे दोनों एक दूसरे से लड़ते भी थे। ये सुनकर मैं तुरंत उससे मदद मांगने आया और मेरे और धर्मेश के बीच नफरत के बारे में जानने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई। जहां तक आपकी बात है तो मोहनी आपको हमारे साथ काम करने की इजाजत देंगे, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं कि आपको धर्मेश ने केवल 3 वार में हरा दिया था। तन्मय ने कहा। क्या आपके और धर्मेश के बीच कोई दुश्मनी है? बिपिन ने तन्मय की ओर देखा। यह एक मामूली सी बात है, लेकिन मुझे धर्मेश, तन्मय ने जो कहा वह वास्तव में पसंद नहीं आया।
बिपिन को संदेह हुआ और उसने पूछा कि क्या मोहनी की ताकत बहुत शक्तिशाली है। निसंदेह वह धर्मेश से एक भी लड़ाई नहीं हारेगी। तन्मय ने कहा कि 1 क्लॉइड गोल्डन ड्रैगन गार्ड के लिए कार्य स्वीकार करने वाले सभी लोगों में वह धर्मेश के अलावा सबसे मजबूत है। क्या ये सच है? ऐसा लगता है कि हमें एक अच्छा समर्थक मिल गया है। बिपिन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और अपनी रुचि दिखाई। उसी समय काउंटर के सामने से भूरे रंग का लबादा पहने बुजुर्ग मिस्टर हिमेश बाहर आए। समय समाप्त हो गया है, अब मेरे पीछे आओ। श्री हिमेश ने सभी को सीधे शहर से बाहर ले जाते हुए कहा। ढाका शहर से बाहर निकलने के बाद श्री हिमेश पूरे दिन बिना रुके सभी को एक ही दिशा में ले जाते रहे। चूहा चूंकि तुमने एक पंजे वाले गोल्डन ड्रैगन गार्ड का कार्य 2 बार स्वीकार कर लिया है, क्या तुम्हें पता है कि वह हमें कहाँ ले जा रहा है? बिपिन ने पूछा। मुझे नहीं पता, तन्मय ने अपना सिर हिलाया और फिर बोलना जारी रखा। गोल्डन ड्रैगन पैलेस का कार्य हर बार अलग होता है। निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद ही हमें बताया जाएगा कि कार्य क्या है, इसलिए हमारे पास अब उसका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपके पिछले 2 कार्य क्या थे? बिपिन ने अपना प्रश्न जारी रखा। मुझे खेद है कि मैं आपको तन्मय द्वारा कहे गए पिछले कार्यों के बारे में नहीं बता सकता। क्यों नहीं? बिपिन हैरान था। क्योंकि यह गोल्डन ड्रैगन पैलेस का नियम है कि गोल्डन ड्रैगन पैलेस के किसी भी कार्य को लीक होने से प्रतिबंधित किया गया है और जो भी इसे लीक करते हुए पाया जाएगा उसे तुरंत निष्पादित किया जाएगा। तन्मय ने गंभीरता से कहा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि वे 2 कार्य बेहद खतरनाक थे। केवल सौभाग्य ही था कि मैं बच सका, क्योंकि कार्य पूरा होने तक अधिकांश लोग मर चुके थे। ये सुनकर बिपिन ने गंभीर भाव धारण कर लिया। वे 2 घंटे तक चलते रहे और फिर एक बड़ी घाटी पर पहुंचे जहां श्री हिमेश रुके। क्या हम आ गए? बिपिन और अन्य लोगों ने चारों ओर देखा, लेकिन वे केवल अपने आसपास के विशाल परिदृश्य और विशाल घाटी को देख सके। वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सके कि घाटी में क्या था। हिमेश जी, आप वाकई बहुत धीमे हैं। जैसे ही एक ऊंची छाया उनके सामने प्रकट हुई, एक ठंडी आवाज सुनाई दी। यह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से आया था, जिसके पास एक लंबा लाल वस्त्र और एक ठंडी अभिव्यक्ति थी। उसकी भौहें अपना स्वभाव खोए बिना महिमा प्रदर्शित करने में सक्षम थीं, जबकि अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए उसने उपस्थित सभी लोगों को गहरी आंखों से देखा। जब वह आदमी प्रकट हुआ तो सब कुछ और हर कोई एकदम शांत हो गया। बिपिन, धर्मेश, मोहनी और बाकी सभी लोग जिन्होंने 1 क्लॉइड गोल्डन ड्रैगन गार्ड कार्य स्वीकार किया था, उनकी आंखें खुली रह गईं और वे बड़े सदमे में उस आदमी को देख रहे थे, इसलिए नहीं कि उसकी आभा कितनी शक्तिशाली और भयानक थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आदमी उनके सामने तैर रहा था। हाँ, तैरता हुआ हवा में, तैरता हुआ। यांग शून्य क्षेत्र। ये यांग शून्य क्षेत्र का सर्वोच्च विशेषज्ञ है, एक पौराणिक अस्तित्व। जब वह हवा में चल रहा था तो सभी लोग उसे गौर से देख रहे थे। ये स्पष्ट था कि वह व्यक्ति एक सर्वोच्च विशेषज्ञ था जिसने यांग शून्य क्षेत्र में प्रवेश किया था। यांग शून्य क्षेत्र। बिपिन ने अपने हाथों को कसकर एक साथ दबाया क्योंकि उसकी आंखें शानदार ढंग से चमक रही थीं। यांग शून्य क्षेत्र हमेशा से ही एक किंवदंती रहा है। उनके जैसे कई विशेषज्ञ नहीं थे और बिपिन के लिए इस स्तर के विशेषज्ञ को देखने का ये पहला मौका था। गोल्डन ड्रैगन राजदूत। यहाँ तक कि रहस्यमय श्री हिमेश ने भी उस व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाया और कम प्रोफाइल बनाए रखी। चूंकि आप अंततः यहाँ हैं, हम काम शुरू कर सकते हैं, हवा में खड़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा। जैसी आपकी इच्छा सर। श्री हिमेश ने लगातार सिर हिलाया। ये सुनकर बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ा और अचानक सबकी नजरों से ओझल हो गया। वह कौन सी गति है? ये सभी लोग जो प्राइमेडियल गोल्ड कोर दायरे तक भी नहीं पहुंचे थे, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो दंग रह गए।
इतना तेज हालांकि मैं भी गेल के तलवार सार की अपनी समझ के कारण बहुत तेज हूँ। मैं इस गोल्डन ड्रैगन राजदूत बिपिन के विचार की तुलना में एक घोंघे की तरह हूँ। गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर के गायब होते ही विशाल घाटी से कुछ तेज आवाजें आईं। कौन है वो? ये हमारे नाथ संप्रदाय की भूमि है। आप कौन हैं? आपको अब यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारे नाथ संप्रदाय में कौन सा विशेषज्ञ आया है? विशाल घाटी संप्रदाय का आधार थी। जब गोल्डन ड्रैगन राजदूत को इसमें घुसपैठ करते देखा गया तो घाटी से एक जोरदार चेतावनी सुनाई दी, लेकिन जब उस संप्रदाय के विशेषज्ञ को पता चला कि वह व्यक्ति यांग शून्य क्षेत्र का विशेषज्ञ था जो शून्य चाल चल सकता था, तो उसका स्वर बदल गया। बहुत सम्मानजनक। इसी समय उस विशाल घाटी में एक गगनभेदी ध्वनि सुनाई दी। नाथ संप्रदाय हमारे गोल्डन ड्रैगन पैलेस के गोल्डन ड्रैगन राजदूत के खिलाफ साजिश रचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तुम्हारे नाथ संप्रदाय का अंत है। एपिसोड 49। तबाही। बूम। एक गंभीर विस्फोटक ध्वनि जैसी कि केवल प्रलय के समय ही सुनी जाती है और गहरी घाटी के भीतर से फूटी, जिसके चारों ओर एक भयानक आभा एक साथ निकली। बाद में अचानक अंदर से दर्जनों दहाड़ें सुनाई दीं। बूम बूम बूम। घाटी की गहराइयों से लगातार गंभीर दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे आकाश और पृथ्वी कांपने लगे हैं। किसी को नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा है। बिपिन और अन्य लोग भी जो घाटी के बाहर आश्चर्यचकित खड़े थे, वे सभी दर्जनों भूकंपीय गर्जनाओं के बीच अपनी सांस रोकने में मदद नहीं कर सके। ज्यादा देर नहीं हुई जब घाटी अचानक शांत हो गई। हुश। एक शक्तिशाली आभा वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उनके बीच फिर से प्रकट हुआ। श्री हिमेश की ओर देखने के बाद उन्होंने कहा कि गोल्ड कोर क्षेत्र में नाथ संप्रदाय के सभी 14 गुरु मर चुके हैं। आप जानते हैं कि आगे क्या करना है? हाँ मिस्टर हिमेश ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। छोटे लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने समूह की ओर फिर से मुस्कुराते हुए कहा और फिर ढाका शहर की ओर चला गया। जब सभी प्रशिक्षु अधेड़ उम्र के व्यक्ति को घूरते रहे तो उनका ध्यान भटक गया। उसके पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद ही उन्होंने धीरे धीरे अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल करना शुरू किया। अचानक हिमेश ने दबी आवाज में घोषणा की, अब मैं तुम्हें काम बताऊंगा, ध्यान से सुनो। क्षेत्र के सभी प्रशिक्षुओं ने ध्यान से सुनना सुनिश्चित किया। नाथ संप्रदाय का केंद्र बांग्लादेश प्रांत में एक दूसरे दर्जे का संप्रदाय आपके सामने घाटी में स्थित है। यहाँ 14 गुरु हैं जो गोल्ड कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में कई शिष्य हैं। हालांकि 14 गुरु पहले ही हो चुके हैं। गोल्डन ड्रैगन द्वारा मारा गया राजदूत श्री हिमेश ने कहा। हर कोई स्तब्ध होकर खामोश हो गया। इतने कम समय में गोल्ड कोर क्षेत्र के 14 विशेषज्ञ मारे गए। अद्भुत। इतने कम समय में गोल्ड कोर क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ मारे गए। इतना शक्तिशाली कि यही सच्ची ताकत है। हर कोई बहुत उत्साहित था और उन्हें लगा कि उनका खून खौलने लगा है। यहाँ तक कि बिपिन भी, यद्यपि गुरु पराजित हो गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र और आध्यात्मिक पथ में कई शिष्य हैं। बाद वाले को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन आपको नाथ संप्रदाय के प्रतीक के साथ मुद्रित 10 अंतरस्थानिक अंगूठियां प्राप्त करने की आवश्यकता है। वे आध्यात्मिक में शिष्यों द्वारा पहने जाते हैं। समुद्री क्षेत्र सफल होने के लिए आप में से हर एक को उन छल्लों में से एक को हथियाने की जरूरत है। क्या आप समझते हैं श्रीमान? हिमेश ने चारों ओर देखते हुए पूछा। क्षेत्र के सभी प्रशिक्षु समझ गए। केवल वे ही जो इंटरस्पेशियल रिंग्स में से एक प्राप्त करते हैं मिशन को सही ढंग से पूरा करने में सक्षम होंगे। ये मिशन उतना मुश्किल नहीं लगता। इलाके में कोई अचानक बड़बड़ाया। मोहनी ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए कहा, केवल 10 इंटरस्पेशियल रिंग्स। यह मिशन पिछले मिशन से अधिक खतरनाक है। तन्मय उन्हें डांटे बिना नहीं रह सके।
बिल्कुल खतरनाक। बिपिन के चेहरे पर गंभीर भाव थे जब वह बोल रहा था। इस मिशन की शुरुआत संप्रदाय के आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के असंख्य योद्धाओं के साथ होगी जो अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां केवल 10 रिंग और 30 से अधिक प्रशिक्षु मौजूद थे। फिर भी एक रिंग का उपयोग केवल एक प्रशिक्षु द्वारा किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में 2/3 से अधिक प्रशिक्षु असफल होने के लिए अभिशप्त थे, और जो लोग मिशन को पूरा करने के लिए इंटरस्पेशियल रिंग प्राप्त करने में विफल रहे उन्हें अन्य प्रशिक्षुओं के साथ लड़ना होगा। ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें नाथ संप्रदाय के आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिष्यों के साथ साथ अपनी ओर से अन्य प्रशिक्षुओं पर समान ध्यान देना चाहिए। श्री हिमेश ने कहा कि अब जब आप मिशन को जान गए हैं तो इसे शुरू करने का समय आ गया है। चल दर मारना। जो प्रशिक्षु पहले से ही तैयार थे वे तुरंत घाटी की ओर दौड़ पड़े। बिपिन और उसके साथी भी तेजी से बाहर निकले। हुश। जमीन पर तेजी से छलांग लगाने के बाद 3 लोग तेजी से घाटी के बीच में महान संप्रदाय द्वार के दृश्य में आ गए। नाथ संप्रदाय दहशत में आ गया और हर कोने से तेज आवाजें सुनाई देने लगीं, तुम दोनों मेरे करीब रहो। अगर तुम बहुत दूर चले गए तो बहुत संभव है कि तुम दोनों की जान चली जाएगी। मोहिनी ने बिपिन और तन्मय पर नजर डालते हुए कहा। ठीक है, बिपिन ने सिर हिलाते हुए कहा। समझे, तन्मय ने भी जवाब दिया और गंभीर भाव से सिर हिलाया। हे मोहिनी, तुम्हारा इतना गंभीर दिखना दुर्लभ है। अचानक एक आवाज सुनाई दी। तभी धर्मेश अपने 5 अनुयायियों के साथ उनके पीछे प्रकट हुए। मोहिनी ने उसका तिरस्कार किया और कुछ नहीं कहा। धर्मेश ने अपना आपा नहीं खोया। बिपिन और तन्मय पर नजर डालते हुए वह हंसे और फिर कहा कि मोहिनी, अपने 2 साथियों को देखो, एक तीसरी बार 1 क्लोराइड गोल्डन ड्रैगन गार्ड मिशन में शामिल हो रहा है और दूसरा 3 चाल से भी कम समय में मुझसे हार गया। आपने वास्तव में इन दोनों के साथ मिलकर काम करने का साहस किया। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मोहिनी ने सीधे उसे डांट दिया। धर्मेश की अभिव्यक्ति काफी गंभीर हो गई, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। मोहिनी को नजरअंदाज करते हुए उसने बिपिन की ओर अपनी नजरें घुमाईं और उस पर हंसते हुए बोला, अरे बच्चे, इस खतरनाक मिशन के दौरान अपने जीवन का ध्यान रखो। आखिरकार तुम जैसे बेकार लोग नाथ संप्रदाय के अंदर आसानी से मर सकते हैं। तब धर्मेश और उनके अनुयायी तेजी से नाथ संप्रदाय के अंदर पहुंचे। बिपिन ने क्या सोचा, जब धर्मेश गोल्डन ड्रैगन सब्सिडियरी पैलेस में चला गया तो उसने अजीब भाव से देखा। मैं ब्लड फेदर टॉवर के लोगों द्वारा देखे जाने का जोखिम नहीं लेना चाहता था, इस वजह से मैंने हारने का नाटक किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह नीचे देखेगा मुझ पर इतना। बिपिन ने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। फिर वह तुरंत मोहिनी और तन्मय के साथ नाथ संप्रदाय की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने नाथ संप्रदाय में कदम रखा, संप्रदाय के योद्धाओं को उनके आगमन का आभास हो गया। गोल्डन ड्रैगन पैलेस के लानत लोग मेरे नाथ संप्रदाय को खत्म करने आए थे, सपने देखते रहे। मैं नाथ संप्रदाय में पला बड़ा हूँ, मेरा पूरा जीवन यहीं बीता है। यदि तुम मेरे संप्रदाय को नष्ट करने की योजना बना रहे हो तो तुम्हें पहले मेरे मृत शरीर पर कदम रखना होगा। मार डालो, मार डालो, सभी आक्रमणकारियों को मार डालो। संप्रदाय के साथ रहो। नाथ संप्रदाय में कई जोरदार दहाड़ें सुनी जा सकती थीं। उन्होंने कई वफादार योद्धाओं को तैयार किया था। हालांकि गोल्ड कोर क्षेत्र के 14 विशेषज्ञ मारे गए थे, लेकिन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के योद्धाओं और शिष्यों ने भागने के बजाय संप्रदाय के साथ रहना और इसके लिए लड़ना चुना। इसलिए नाथ संप्रदाय के आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के कई शिष्य आक्रमणकारियों की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़े। एक हिंसक लड़ाई छिड़ने वाली थी। एपिसोड 50 वध।
प्रशिक्षुओं का बड़ा समूह जिन्होंने मिशन को स्वीकार कर लिया था नाथ संप्रदाय में प्रवेश करने के तुरंत बाद अलग हो गए। कुछ ने एकजुट होकर जबकि अन्य ने अकेले ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया। नाथ संप्रदाय के अनुयायी भी प्रतिरोध में उठ खड़े हुए। बिपिन और उनके साथी नाथ संप्रदाय के एक प्रांगण में पहुंचे ही थे कि उन्होंने आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में दसियों छायाओं को उन सभी पर हमला करते देखा। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, मोहनी ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। अपने लाल रंग के लंबे भाले को पकड़ते हुए वह तुरंत आगे की ओर दौड़ पड़ी। बिपिन ने तन्मय की ओर सिर हिलाया और मोहनी के हाव भाव का थोड़ा ठंडा अनुसरण किया। आक्रमणकारियों, इन तीनों को देखते ही नाथ संप्रदाय के शिष्यों की हत्या की मंशा तुरंत जाग उठी। मार डालो। दसियों परछाइयां उनकी ओर दौड़ीं। बेत की मार। एक धुंधली भाले की परछाई उनकी ओर ऐसे आ रही थी जैसे कोई सांप अपने शिकार पर अपनी जीभ निकाल रहा हो। एक पल के लिए प्रकाश तेज भाला एक ऐसा वातावरण बनाता हुआ प्रतीत हुआ जिसमें बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे गिर रहे थे। इसने भाले को एक मार्मिक एहसास दिया। स्लैश 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 स्लैश। भाले ने एक साथ 5 लोगों की गर्दनें भेद दी जिससे 5 लाशें जमीन पर गिर गईं। ये हुनर। जब बिपिन ने ये देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। नाथ संप्रदाय के ये शिष्य केवल प्रारंभिक और गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में थे, इसलिए असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में मोहनी के लिए उन्हें मारना कठिन नहीं था, लेकिन एक ही वार में 5 को मारना उससे कहीं अधिक कठिन था। मोहनी ने पहले जो प्रदर्शन किया उससे उसकी आंखें चमक उठीं। मारना। उनके साथी शिष्यों की मृत्यु ने शेष शिष्यों को धीमा नहीं किया। वे आगे बढ़े और बिपिन और उनके साथियों पर हमलों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। बिपिन ने अपने हाथ में ट्रिपल किल तलवार 2 शिष्यों पर घुमाई। 2 साफ वार के साथ उन्होंने उन दोनों के जीवन को आसानी से समाप्त कर दिया जो केवल प्रारंभिक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में थे। तन्मय ने अपना काला खंजर पकड़कर चुपचाप अपने ऊपर हमला कर रहे शिष्यों पर वार कर दिया। वह उनमें से 2 को मारने में अविश्वसनीय रूप से तेज था। बाकी सभी को मोहनी ने मार डाला। नाथ संप्रदाय के दसियों शिष्यों को मृत्यु को प्राप्त करने में मात्र कुछ ही क्षण लगे। वे बहुत कमजोर थे। जब बिपिन ने जमीन पर सभी शवों को देखा तो वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। बांग्लादेश प्रांत में नाथ संप्रदाय को 2ym दर्जे का संप्रदाय माना जाता था, फिर भी यह स्वॉर्ड मार्क्वेस मैंशन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लेकिन उनके 14 स्वर्ण कोर क्षेत्र विशेषज्ञों की मृत्यु के बाद अंतमूल रूप से पत्थर में लिखा गया था। शेष सभी शिष्य आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में थे, जिनमें से अधिकांश प्रारंभिक और गहन स्तर पर थे। उनमें से शायद ही कोई असाधारण स्तर पर था। दुर्भाग्य से उनके लिए जिन्होंने इस मिशन को स्वीकार किया वे सभी असाधारण स्तर पर थे। उनके पास अपनी निजी तकनीकें भी थीं। आखिरकार जिसने भी इसके अत्यधिक खतरे को जानते हुए भी इस मिशन को स्वीकार किया वह निश्चित रूप से तैयार होकर आएगा। उदाहरण के लिए तन्मय मिशन स्वीकार करने वाले प्रतिभागियों में सबसे कमजोर लोगों में से एक हो सकता है, लेकिन यदि आप उसे नाथ संप्रदाय के शिष्यों के बीच रखते हैं जो असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र थे तो कुछ ही उसे हरा सकते थे। जिन लोगों को मैंने मारा उनमें से किसी के पास इंटरस्पेशियल रिंग नहीं है। आप लोगों के बारे में क्या कहना है? मोहनी ने उनकी ओर देखते हुए पूछा। यहाँ कोई नहीं, बिपिन ने सिर हिलाया। न तो तन्मय ने कंधे उचकाए। यह उनके लिए कोई बड़ा आश्चर्य नहीं था। आखिरकार कुल मिलाकर केवल 10 अंगूठियां थीं। वे कितनी कीमती और दुर्लभ थीं। उन्हें कम से कम असाधारण आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में शिष्यों द्वारा पहना जाना चाहिए था, और उनमें से कोई भी नहीं जिसे उन्होंने मार डाला था उस स्तर पर थे। चलिए, मोहनी ने कहा। फिर वे तीनों नाथ संप्रदाय की गहराई की ओर चल दिए। उन्होंने जमीन पर पड़ी लाशों की तरफ देखा तक नहीं।
यद्यपि वे नाथ संप्रदाय के शिष्यों के प्रति सहानुभूति रखते थे, फिर भी वे लड़ाई में कभी दया नहीं दिखाते थे। आखिरकार वे अलग अलग पक्षों में थे। यदि वे दया दिखाते तो जमीन पर पड़ी लाशें उनकी हो जाती। नाथ संप्रदाय में एक भूमिगत गुप्त कक्ष के अंदर कमरे के अंदर तांबे के मुखौटे पहने हुए 8 लोग खड़े थे, जिससे केवल उनकी आंखें दिख रही थीं। एक व्यक्ति काला वस्त्र और चांदी का मुखौटा पहने हुए एक पत्थर की कुर्सी पर बैठा था। गिरना। गुप्त कक्ष का दरवाजा खुला और एक बैंगनी बालों वाला बूढ़ा आदमी घबराकर भागता हुआ आया। वह उत्सुकता से चिल्लाया, कृपया मेरे स्वामी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे नाथ संप्रदाय को बचाने में मदद करें। चांदी का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति ने जब बैंगनी बालों वाले बूढ़े आदमी को देखा तो उसने अपनी ठंडी आंखों से ऊपर देखा और उदासीनता से कहा कि बाहर क्या हो रहा है। वे यहाँ हैं, गोल्डन ड्रैगन पैलेस के लोग यहाँ हैं। असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में कई योद्धा हैं। इतना ही नहीं, हमारे नेता और हमारे कई बुजुर्ग पहले ही मर चुके हैं। हमारे पास गोल्ड कोर क्षेत्र में एक भी विशेषज्ञ नहीं है जो अभी भी है जीवित। हम उन योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कृपया हमारी मदद करें। बूढ़े व्यक्ति ने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि वह गर्दन पर खून का धब्बा लेकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बगल में तांबे का मुखौटा पहने एक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी तलवार म्यान में रख रहा था। हे प्रभु, हमें आगे क्या करना चाहिए? एक तांबे नकाबपोश नौकर ने पूछा। 3 साल पहले नाथ संप्रदाय ने गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर के खिलाफ साजिश रचने के लिए कुछ जानकारी लीक की थी। यह एक रहस्य माना जाता था, लेकिन फिर भी गोल्डन ड्रैगन पैलेस द्वारा इसकी खोज की गई। उनका खुफिया काम वास्तव में आश्चर्यजनक है। चांदी के मुखौटे वाला व्यक्ति ठंडे दिमाग से जारी रहा, क्योंकि यह हो चुका है। पता चला कि नाथ संप्रदाय का खात्मा निश्चित है। हमारे लिए स्वाभाविक रूप से यह सबसे अच्छा है अगर हम खुद को उजागर करने से बच सकें। जिन लोगों को अब यहाँ भेजा गया है वे केवल असाधारण आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में हैं। अगर मैं सही अनुमान लगाता हूँ तो वे वन क्लॉइड गोल्डन ड्रैगन गार्ड मिशन का हिस्सा हैं। अगर हम यहाँ रहते हैं तो उन नौसिखियों को इस जगह की खोज भी नहीं हो सकती है, और अगर वे वास्तव में समाप्त हो जाते हैं हमें ढूंढने पर गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर तब तक जा चुका होगा। गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर के बिना हमें रोके उन नौसिखियों के लिए हमारे रास्ते में खड़ा होना असंभव है। वे सभी गोल्डन ड्रैगन राजदूत से डरते थे जो यांग शून्य क्षेत्र में थे। चांदी के मुखौटे वाला व्यक्ति कोई अपवाद नहीं था। जब गोल्डन ड्रैगन राजदूत दूसरों के साथ लड़ रहे थे तो उन्होंने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि कपड़े पहने हुए लोग अपनी आभा छिपाने में अच्छे थे और इस गुप्त कमरे में छिपे हुए थे। उनकी राय में उच्च और शक्तिशाली गोल्डन ड्रैगन एम्बेसडर इतना उबा हुआ नहीं होगा कि वह सभी गोल्ड कोर क्षेत्र विशेषज्ञों को मारने के बाद रुककर नौसिखियों को मिशन पूरा करते हुए देख सके। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि नाथ संप्रदाय के खात्मे का मतलब है कि हमने शतरंज का एक मोहरा खो दिया है। चांदी का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। काला वस्त्र और वह चेहरे का मुखौटा वे रक्त पंख टॉवर के स्पष्ट प्रतीक थे जो देवभूति राजवंश के सबसे मजबूत हत्या संघ थे।